वेलकम दोस्तों। प्रोग्रामिंग इन सी के थर्ड लेक्चर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये पूरी तरह से लेक्चर जो है काशी विद्यापीठ के सिलेबस पर बेस्ड है और उसी सिलेबस को हम यहाँ पर एज अ रिवीजन देख रहे हैं। सो चलिए आज के सिलेबस में हम बात करेंगे सी कैरेक्टर सेट के बारे में। बेसिकली सी कैरेक्टर सेट का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले वो सारे कैरेक्टर्स जिनके माध्यम से हम अपने सोर्स कोड को लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टर सेट। हर एक लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट्स होते हैं, क्योंकि हम अभी आज इस समय पर सी पढ़ रहे हैं तो सी के कैरेक्टर सेट्स होंगे, उसी तरह से जावा के होंगे, उसी तरह से सी प्लस प्लस के होंगे। हर लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट्स होते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि हम किन किन कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से अपने सोर्स कोड को लिखते हैं। तो क्योंकि सी में जो कैरेक्टर सेट इस्तेमाल होता है वो होता है, हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, लाइक स्मॉल ए से जेड में और कैपिटल ए से जेड। उसी तरह से हम डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक 0 1 2 3 से कर 9 तक। उसी तरह से स्पेशल सिंबल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग को बनाते समय, यानी सोर्स कोड लिखते समय। इसमें टिल्ड, इसे टिल्ड कहते हैं, आप देख सकते हो। इसी तरह से ये आपका @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, मनी मॉडुलस और इस तरह के जितने भी सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से या सोर्स कोड लिखने में करते हैं और इसे कहते हैं सी कैरेक्टर सेट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है टोकन इन सी। अब बेसिकली बात करते हैं, सॉरी, टोकन का क्या मतलब होता है। टोकन का मतलब इज द स्मॉल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम जो बनती है वो छोटे छोटे यूनिट से मिल के बनती है। जब हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को जब हम ग्रुप करते हैं तब हम एक कोड या सोर्स कोड लिखते हैं और उनको हम लोग कहते हैं टोकन। सो द स्मॉल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम इज़ नोन एज टोकन। इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं, द स्मॉल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम is known as token. So that is a definition of token. आइए अब वो स्मॉल यूनिट क्या है, वी कैन क्लासीफाइड ऑफ दिस टोकन इन वेरियस पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हम एक फिगर को शेयर करते हैं। सो दैट इज अ कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। इनको जब हम ग्रुप करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं टोकन। जैसे हमने बताया कि द स्मॉल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही हमारी प्रोग्राम सोर्स कोड बनाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। इसको हम लोग रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। रिजर्व वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले से हमारे सी में अवेलेबल है और टोटल 32 तरह के कीवर्ड्स सी के लैंग्वेज में आपको मिलते हैं, जिनका हर एक कीवर्ड का अपना अलग अलग काम होता है, जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे की कुछ क्लासेस में देखेंगे, जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच। ये टोटल 32 टाइप्स के आपको मिलते हैं और जिनका काम स्पेसिफिक होता है कि जब उस काम को करना होगा तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते, नहीं, ये इट इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कोई जब उस तरह का ही काम करना होगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी 32 तरह के हमारे सी के लाइब्रेरी में अवेलेबल कर दिए गए हैं। आइए सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप हमारा होता है आइडेंटिफायर। अब बेसिकली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आइडेंटिफायर होता क्या है, तो इसको एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि जैसे कि आपका नाम है, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ द एनी वेरिएबल, यानी जो नामकरण हम करते हैं, किसी का भी नामकरण करते हैं, आप अपने टीचर का नामकरण करते हो, क्लास में किसी फ्रेंड का नामकरण करते हो, उसका नाम अच्छा होता बिगाड़ के कुछ भी रख देते हो, बैगन, भंटा, उसके बाद कुछ भी रख देते हैं आप लोग। सो ये जो नेमिंग आप कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज आइडेंटिफायर, यानी किसी भी वेरिएबल्स को नाम देना ही आइडेंटिफायर कहलाता है। अब बात करते हैं कि नाम क्या हम ऐसे ही दे देंगे, नहीं डियर, नाम हम कुछ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचा, क्योंकि आप अपने टीचर का भी नाम सजेस्ट करते होगे तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग करते होगे। अब जैसे कोई टीचर बहुत गुस्सा करता है
तो उसको आपने नकचड़ा कह दिया या कुछ आपने कोई भी ऐसा नाम रख दिया जो उसके पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है। तो एज इट इज़ जब हम किसी भी वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर करते हैं तो उसके एक्टिविटी, उसके बिहेवियर को जज करते हुए हम उसके नाम को रखते हैं। सो यहाँ पर भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे जिसके माध्यम से हम किसी भी वेरिएबल्स की नेमिंग करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। देखिए ये ऑलवेज पूछा भी जाता है, इसको इसीलिए आप लोग समझ भी लीजिएगा। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब रूल्स क्या है आइडेंटिफायर का वो देखते हैं। सो सबसे पहला जो रूल कहा जाता है, सबसे पहला जो रूल है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी अल्फ़ाबेट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आइडेंटिफायर का पहला लेटर होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9x, ये गलत होगा डियर, रॉन्ग, ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इस आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट लेटर है वो एक डिजिट है। सो जैसा कि इस रूल में हमने देखा कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फ़ाबेट, सो इसका मतलब है कि अगर आप इसको x9 बोलते हैं तो दिस इज़ राइट, बिकॉज इसका जो पहला लेटर है वो एक अल्फ़ाबेट्स है। सो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आइडेंटिफायर का पहला वर्ड जो होगा वो एक अल्फ़ाबेट होगा। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल ये कहता है कि आप अपने आइडेंटिफायर में ब्लैंक स्पेस, जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा नाम लिखना चाहते हैं, लाइक जैसे स्टूडेंट नेम, आप कुछ इस तरह का एक आइडेंटिफायर बना रहे हैं, तो डियर ये एक रॉन्ग अप्रोच होगा क्योंकि यहाँ पर आपने एक ब्लैंक स्पेस दे दिया। तो कभी भी आइडेंटिफायर के बीच में हम ब्लैंक स्पेस नहीं देते। हाँ, अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कोई काम करना है तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करोगे। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन यूज़ ओनली अंडरस्कोर सिंबल्स इन अ आइडेंटिफायर। बस ये ध्यान रखिए कि हम अपने आइडेंटिफायर में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी किसी भी तरह के स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर इस रूल में ये कह रहा है कि जैसा हमने पीछे देखा पहले नंबर के पॉइंट पे कि डिजिट से कभी भी आपको आइडेंटिफायर नहीं चालू करना है, ऑलवेज अल्फ़ाबेट से चालू करना है। तो इस रूल में यही कह रहा है। तो ये जो नेक्स्ट रूल आपका है ये थोड़ा अलग है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सी जो है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि यहाँ पर अपर केस जैसे इस कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में अंतर है, बोथ आर डिफर। ये समझना होगा डियर, और इसे ही कहते हैं हम लोग केस सेंसिटिव, कि यहाँ पर अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आइडेंटिफायर में रूल ये कहता है कि हम ब्लैंक स्पेस, जैसे हमने पीछे देखा कि ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट रूल ये है, जो नेक्स्ट रूल ये कहना चाह रहा है कि आइडेंटिफायर का कोई भी नाम रखो लेकिन वो कीवर्ड से रिलेटेड नाम नहीं होना चाहिए। आप इंट नाम नहीं रख सकते क्योंकि इंट ऑलरेडी आपका कीवर्ड है। आप फ्लोट नहीं रख सकते, आप ऑटो नहीं रख सकते। यानी कहने मतलब जो 32 तरह के कीवर्ड से सी में डिफाइन किए गए हैं उस तरह के मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल आपको एज आइडेंटिफायर नहीं करना है। नेक्स्ट का ये कहना चाह रहा है कि आपके आइडेंटिफायर का 31 कैरेक्टर तक का नेम लेंथ हो सकता है। जैसे आपने लिखा स्टूडेंट नेम, तो अब यहाँ काउंट करोगे अगर तो 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, सो इसकी लेंथ 11 है। तो इस तरह के आप टोटल 31 तक की लेंथ की कैरेक्टर यानी आइडेंटिफायर का नाम डिफाइन कर सकते हो। बट इज़ अ टू लॉन्ग, इतने लंबे आइडेंटिफायर का नेम लेके क्या फ़ायदा है। आप छोटा नाम लीजिए, आपको यूज़ करने में और लिखने में भी आसानी होगी और एरर भी पॉसिबिलिटी कम आती है। सो नेक्स्ट जैसा मैंने बताया कि शॉर्ट होना चाहिए और पढ़ने और समझने में आसान होना चाहिए, तो आप हमेशा ऐसे आइडेंटिफायर का नाम सजेस्ट करोगे जो छोटा हो, पढ़ने में और समझने में आसान हो। अब आपने बहुत लंबा चौड़ा तो नाम लिख लिया लेकिन उसको टाइप करने में आप मिस्टेक कर रहे हो तो आपकी पूरी प्रोग्रामिंग गलत हो जाएगी, बार बार एरर हर जगह पे आएगा। उससे अच्छा आप छोटा नाम लीजिए। तो ये था आइडेंटिफायर के रूल्स। फिर समझते हैं आइडेंटिफायर, जैसा कि बताया कि नेम ऑफ द एनी वेरिएबल्स इज नोन एज आइडेंटिफायर। फिर हमने ये देखा कि उसके रूल्स क्या है आइडेंटिफायर के। तो पहला हमने रूल देखा कि हम ऑलवेज अल्फ़ाबेट्स का पहला कैरेक्टर में इस्तेमाल करेंगे। सेकंड रूल ये देखा केस सेंसिटिव होता है। थर्ड रूल ये देखा 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। चौथा रूल ये देखा कि हमें नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है। पांचवा रूल हमने ये देखा कि छोटा लीजिए, ज़्यादा बड़ा नाम लिख जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर ऑफ रूल्स हो गए जिनको आप हमेशा लिखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विद्यापीठ के पेपर में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग।
आपका नाम स्ट्रिंग होता है, यानी ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। अब इस नोन एज स्ट्रिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अमित, क्योंकि सुमित या सुमन, सो ये जो नाम है ये एक से अधिक अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है और इसी को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, नोन एज स्ट्रिंग, यानी ग्रुप ऑफ एनी कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। अब डियर एक यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अब जैसे हमने एग्जांपल देखा कि 1 1 एंड 1। अब डियर ये बहुत ही इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जामिनर्स को देख के इस तरह से कंफ्यूज करता है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर ये डबल इन्वर्टेड में है बस इसको पहचानिए कि अगर ये डबल इन्वर्टेड के अंदर है तो इसको हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे, अगर सिंगल कोटेशन के अंदर है तो इसको हम लोग कैरेक्टर कहेंगे, और अगर वो किसी के अंदर नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग डिजिट या फिर नंबर कहते हैं। ये आपको दिमाग रखना होगा ध्यान कि डबल इन्वर्टेड में है तो स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन में है तो वो कैरेक्टर, और अगर वो कुछ नहीं है इसके ऊपर तो इसका मतलब है कि वो एक डिजिट है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर। चलिए हम लोग ऑपरेटर की बात करते हैं। सी इज़ अ वेरी रिच इन ऑपरेटर, सी में बहुत टाइप के ऑपरेटर मिलेंगे। आई थिंक वो लगता है कि सी एक मात्र ऐसा लैंग्वेज जिसमें इतने तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, बाकी लैंग्वेज भी हैं लेकिन उसमें इतने तरह के ऑपरेटर्स नहीं मिलेंगे जितने तरह के ऑपरेटर्स आपको सी में मिलते हैं। अब सी में बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं, यूनिरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। अब देखो ये होता क्या, पहले ये समझ लो कि अगर कोई ऑपरेटर एक वेरिएबल पे काम करता है, सिंगल वेरिएबल पे, यूज़ फॉर सिंगल वेरिएबल, हम लिख देते हैं यहाँ पर यूज़ फॉर सिंगल वेरिएबल, लाइक जैसे प्लस प्लस एक्स। अब देख सकते हो एक्स एक सिंगल वेरिएबल है एंड दैट इज ऑपरेटर एंड दिस इज ऑपरेंड, एक ऑपरेंड है, या उसी तरह से माइनस माइनस एक्स। तो आप देख सकते हो कि अगर कोई ऑपरेटर एक ऑपरेंड का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसे कहते हैं हम लोग यूनिरी ऑपरेटर, और बाइनरी ऑपरेटर वो होता है कि यूज़ फॉर टू और मोर वेरिएबल, जैसे x प्लस वाई या फिर x प्लस वाई प्लस जेड। तो जो भी ऑपरेटर दो से या दो से ज़्यादा का ऑपरेंड का इस्तेमाल कर रहे हों उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, जो सिंगल का इस्तेमाल करते हैं उसे यूनिरी कहते हैं। सो इसमें हम यूनिरी में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ही मिलेंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस, और बाकी जितने ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी बाइनरी के लिए होते हैं। आइए अब हम लोग ऑपरेटर की बात करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, सेकेंड रिलेशनल है। अरिथमेटिक में आपको प्लस देन उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, देन उसके बाद मॉड्यूलस, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। अभी स्टडी करेंगे इसके बारे में वन बाय वन कि ये ऑपरेटर्स होते कैसे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ फॉर कंपैरिजन होता है, ये होता है यूज़ फॉर कंपैरिजन। आप लोग भी कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ, वो मुझसे लंबा है, वो मुझसे छोटा है, वो मुझसे मोटा है, वो मुझसे पतला है, जो मुझसे काला है, मुझसे गोरा है, मैं उससे ज़्यादा गोरी हूँ। लड़की हमसे कंपेयर करती हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर, उसके बाल मुझसे ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है ना। लड़के भी कंपेयर करते हैं, उसकी बॉडी मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन ही रिलेशनल ऑपरेटर के माध्यम से होता है प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में। यानी आपको बहुत से तरह के ऑपरेटर्स मिलेंगे यहाँ पर, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू, यहाँ दो बार इज इक्वल टू लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा ऑलवेज। एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यहाँ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, दो बार इज इक्वल टू लगाते हैं तो इक्वल ऑपरेटर होता है, और दो बार लगाएंगे तो इक्वल टू ऑपरेटर होगा, और एक बार लगाएंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे अभी। एंड लास्ट इज अ नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सप्लेनेशन का साइन, एंड नाउ इसे कहते हैं नॉट इक्वल। सो आगे बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है। ये बिट ऑपरेशन के लिए होता है, बिट का मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होता है।
तो इसको बिट शिफ्टिंग भी कहा जाता है हम लोग, तो लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, इसको हम लोग आगे प्रोग्राम में देखेंगे। देन उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से। एक होता है एंड, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, दूसरा और तीसरा होता है नॉट, और इसको इंडिकेट करते हैं, एंड को इंडिकेट करते हैं 2 बार %, से इस तरह से, ये एंड के लिए होता है। और को इंडिकेट करते हैं इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन से, और नॉट को इंडिकेट करते हैं इस तरह से एक्सप्लेनेशन से। तो ये इसके रिप्रेजेंटेशंस हो गए। इसकी पूरी हम लोग प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे लगाएंगे। अब बिट वाइज ऑपरेटर, जैसे मैंने बताया कि जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्ट ऑपरेटर जो है बिट ऑपरेशन पे परफॉर्म होता है, उसी तरह से बिट वाइज ऑपरेटर भी जो है एज इट इज़ उसी के लिए होता है। अब बिट वाइज ऑपरेटर में आपको एंड है, और है, नॉर है, एक्सक्लूसिव और है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी इसमें बहुत बड़े चैप्टर मिलेगा हमको। कंडीशनल ऑपरेटर ये समझ लीजिए, ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका सिंटैक्स अभी हम देख लेते हैं, फिर फर्दर हम लोग इस पर प्रोग्राम बनाएंगे तो उस पर हम स्टडी करेंगे। नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विद्यापीठ के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल गया कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन फर्स्ट, कॉलन, एक्सप्रेशन सेकेंड। इसको हम आगे देखेंगे। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसा बताया कि किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए वेरिएबल में, जैसे x = 7, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 की वैल्यू हमने x में रख दी, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होती है इसे इस इक्वल को कहते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इस = कहते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द ऑपरेटर हो गया। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की, कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। बेसिकली कॉन्स्टेंट्स वो होती हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। फिर समझ लीजिए, कॉन्स्टेंट्स वो होती हैं जिसकी वैल्यू ना चेंज हो, उसे हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट 2 तरह से बनाए जाते हैं, एक तो CONST कीवर्ड के माध्यम से, यानी कॉन्स्ट कीवर्ड के माध्यम से, दूसरा है हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर के माध्यम से। ये हम लोग आगे देखेंगे, विद्यापीठ के सिलेबस में भी ये लास्ट में भी दिया गया है आगे, तो इसको वहाँ पे और एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी ओवरऑल ये समझ लीजिए कि कांस्टेंट्स वो होते हैं विच इज़ नेवर चेंज द वैल्यू आफ्टर द एग्जीक्यूशन। इसको लिख लेते हैं, सॉरी, never change the value after the execution. Execution is known as constant. To creating constant with the help of two method. First using constant keyword and second is using has defined. अब बहुत सारे कांस्टेंट्स के टाइप देख लेते हैं। कांस्टेंट टाइप में इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं, फ्लोट है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो जिसमें वैल्यू फिक्स कर दें वो हमारा होता है आपका कांस्टेंट्स, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो आफ्टर द एग्जीक्यूशंस। आज के लेक्चर में इसी जगह पर हम स्टॉप करेंगे और फिर हम लोग फर्दर आगे के क्लासेस में देखेंगे कि और आपके सिलेबस में क्या है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट ज़रूर दें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो को देख कर सीख सकें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।